रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी के जब मैं बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। एक ऐसी राजकुमारी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो मैसूर के राजघराने की दीवान की बेटी थी। उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे। वो बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो दिल होता है वो एक नौकर पर आ जाता है। और उसके बाद में जिससे वो शादी करती है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर शादी करती है, तो उसके बाद में वही जो उसका पति बनता है वो उसको दीवारों में चुनवा देता है और 3 साल तक वो उसकी कब्र पर नाचता रहता है। तो आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ था, यही सारी कहानी मैं आप लोग को बहुत डिटेल में सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा। पिछले 2 वीडियो से आप लोग कमेंट्स और लाइक बार बार के कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यूज़ आप लोग खुद देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अगेन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि कमेंट्स किया करें। कई बार 2-2 बार कमेंट्स कर दिया करें, और कई बार आप लोग लाइक करने के बाद में वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं। तो आपके पास में अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपके कुछ दोस्त मित्र एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलते हैं दोस्तों, इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की जो कहानी है ये इर्द गिर्द घूमती है एक शकीरा नामजी खलीली नाम की लड़की पर। ये वो नाम था कि जो मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी का नाम था, शकीरा नमाजी खलीली। शकीरा नमाजी खलीली देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जो कोई भी इसको देखता तो बस देखता रहता था। इसी वजह से इसकी जो शादी हुई थी, ये रिटायर्ड IFS अफसर जो ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर की पोस्ट पर रह चुके थे, जिनका नाम अकबर मिर्ज़ा खलील था, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है। इनको 4 बेटियां होती हैं और धीरे धीरे इनकी जो शादी थी, उस शादी को तकरीबन 25 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। और इन 25 सालों में इनको 4 बेटियां हुई थीं, परिवार में खुशियां थीं, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी दौरान जो शकीरा थी, उसकी ज़िंदगी में एक और शख्स की एंट्री होती है। और ये जो शख्स था, इसका नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। ये जो मुरली मनोहर मिश्रा था, ये राज परिवार में नौकर था और शकीरा से वो एक प्रोग्राम में मिला था। शकीरा जब उससे मुलाकात करती है तो धीरे धीरे इनकी ये जो मुलाकात होती है, पहले तो दोस्ती में बदलती है और दोस्ती जो थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अच्छा दोस्तों, जो मुरली था उसको टैक्स और प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसी वजह से धीरे धीरे जो मुरली था वो श्रद्धानंद बन गया। और इधर शकीरा की जो बेटियां थी, 4 बेटियां उसको थी, तो इस वजह से उसको हमेशा से ऐसा रहता था कि उसको एक बेटा हो जाए। और इसी बेटे की इच्छा में वो आगे चलकर इस स्वामी से मुलाकात करती है। जब स्वामी से मुलाकात करती है बेटे की मुराद पूरी करवाने की चाहत में, वो स्वामी से इस बारे में बात करती है और इसी बीच में ये दोनों जो थे वो नज़दीक आ जाते हैं। आखिर में शकीरा अपने पति से भी ज़्यादा उस तरीके के रिश्ते रख नहीं पाती है, क्योंकि अब ये मुरली के नज़दीक जा चुकी थी स्वामी के, और इसी वजह से आए दिन इसके और इसके पति के बीच में अनबन होने लगी थी। इसीलिए एक दिन शकीरा फैसला करती है कि ये अपने पति को तलाक दे देगी। और दोस्तों, उसके बाद होता भी ऐसा है। शकीरा जो थी वो मुरली को तलाक दे देती है और सब कुछ छोड़कर, जो पहले वाले पति थे उनको छोड़कर उनको तलाक दे देती है और उनको छोड़कर स्वामी के साथ में वो रहने लग जाती है। उसके ही साथ में शादी कर लेती है और दोनों उसके बाद में बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो शकीरा थी उसकी 4 बेटियां थीं। शकीरा ने अपने पति को छोड़ दिया था और शकीरा ने मुरली से शादी कर ली थी। उसके बाद में बेंगलुरु में ये लोग शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जो शकीरा की बेटियां थीं, उनको शकीरा का ये जो फैसला था ये पूरी तरीके से नामंजूर था। इसीलिए जो शकीरा की 3 बेटियां होती हैं, वो तीनों बेटियां शकीरा का साथ छोड़ देती हैं और शकीरा से अलग रहने लग जाती हैं। लेकिन शकीरा की जो चौथी वाली बेटी थी, जिसका नाम सबा था, वो माँ को छोड़ नहीं पाती है। इसलिए जो सबा थी, शकीरा की छोटी वाली बेटी, ये मुंबई में मॉडलिंग के लिए चली जाती है। लेकिन बीच बीच में जब कभी भी इसको समय मिलता तो ये अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर ज़रूर आती बेंगलुरु में। अब दोस्तों, कहने को तो सब कुछ ठीक चल रहा था। शकीरा ने अपनी मर्जी से स्वामी से शादी कर ली थी। उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया था। 3 बेटियां शकीरा से अलग रह रही थीं। एक बेटी ऐसी थी सबा, जो मुंबई में मॉडलिंग कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी कभी अपनी माँ से मिलने के लिए बेंगलुरु ज़रूर आती थी। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरने लगता है और 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। 5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन दोनों ये जो थे वो बेंगलुरु में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा कुछ होता है कि जो शकीरा होती है ये अचानक से गायब हो जाती है। शकीरा जब गायब हो जाती है तो बेटी सबा ने मुंबई से शकीरा को कई सारे कॉल किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शकीरा ने सबा का एक भी कॉल नहीं उठाया था। इस वजह से कहीं ना कहीं अब जो बेटी थी, जो अपनी माँ शकीरा से मिलने के लिए अक्सर आया करती थी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो तुरंत बेंगलुरु चली आती है और माँ को ढूंढने लग जाती है। जहाँ कहीं भी माँ जा सकती थी, तमाम रिश्तेदारों में, तमाम जगहों पर वो माँ के बारे में पूछती है, लेकिन माँ का कोई भी कहीं पर भी जवाब नहीं होता है, कहीं पर भी पता नहीं चलता है। अब इस बारे में वो मुरली से भी पूछताछ करती है, स्वामी जिसका नाम। अब जो स्वामी होता है वो शुरुआत में तो इधर उधर की बातें बता देता है कि यहाँ गई है, वहाँ गई है, लेकिन दोस्तों सबा अपनी माँ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। सबा अपनी माँ को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रही थी और इसी बीच में सबा को अपनी माँ को ढूंढते हुए तकरीबन 9 महीने का लंबा वक्त गुजर जाता है। 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो शकीरा थी उसका पता अपनी बेटी सबा को बिल्कुल भी नहीं चला था। सबा परेशान थी और इसीलिए वो एक बार फिर इस स्वामी से पूछती है कि बता दो कि माँ कहाँ गई है। तो जो स्वामी होता है ये सबा से कहता है कि दरअसल जो तुम्हारी माँ है ये प्रेग्नेंट है और वो अमेरिका गई हुई है। अमेरिका में एक हॉस्पिटल पड़ता है रूजवेल्ट हॉस्पिटल। ये जो रूजवेल्ट हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल में ये दिखाने के लिए गई है। लिहाजा जो सबा होती है वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन अपनी माँ के लिए ये अपनी तलाश को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करती है। ये अमेरिका में उस रूजवेल्ट हॉस्पिटल में कॉल करती है और कॉल करने के बाद में पता करती है क्या शकीरा खलीली नाम की कोई महिला तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो साफ तौर से इनकार कर देता है। वो कहता है कि शकीरा खलीली नाम की कोई भी महिला हमारे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आई है और ना कोई महिला इस तरीके की एडमिट है। लिहाजा जब सबा को ये बातें पता चलती हैं, अमेरिका के उस हॉस्पिटल से सारी डिटेल मिल जाती है। शकीरा को वहाँ पर भर्ती नहीं कराया गया है और शकीरा ना तो कहीं पर गई हुई है। लिहाजा कहीं ना कहीं सबा को ये शक होता है कि जो शकीरा का पति है स्वामी वो झूठ बोल रहा है। इसलिए शकीरा अब सीधा पुलिस थाने पहुँचती। इसलिए जो सबा होती है अब सीधा पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपनी मां शकीरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है। चूंकि बेटी सबा ने शक जताया था स्वामी के ऊपर और पुलिस को भी जो शक था वो स्वामी के ही ऊपर था, लिहाजा अगर पूछताछ होनी थी तो स्वामी से ही होनी थी। अब स्वामी से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों जो स्वामी था उसका शहर के अंदर अच्छा रसूख था, इसलिए जो पुलिस थी ये स्वामी से किसी भी तरीके की कोई भी सख्ती नहीं दिखा पाती है। अब जब सख्ती नहीं दिखा पाती है, इधर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए नौबत ये आ जाती है कि ये जो केस था इसको बंद करने की कगार पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों इधर केस जो था वो बंद होने की कगार पर आ चुका था। शकीरा जो थी उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था, ना पुलिस के हाथ कोई सबूत लगे थे, ना कोई ऐसा सुराग हत्थे लगा था। इधर इस मुरली से भी कुछ सख्ती से पूछताछ की नहीं जा सकती थी, उस शहर के अंदर उसका अच्छा रसूख था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 29 अप्रैल 1994 और 29 अप्रैल 1994 को अचानक से जो शकीरा होती है ये पुलिस को मिल जाती है। दरअसल क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल एक चाय के होटल पर बैठा हुआ था और वहाँ पर एक शराब के नशे में धुत व्यक्ति आता है और वो ऐसे ही बातों बातों में अपनी बढ़ाई की बातें करने लगता है, अपने लंबे चौड़े किस्से पुलिस को लोगों को सुनाने लगता है। अब जब लोग इस तरीके की बातें उसकी सुनते हैं तो लोगों को ये लगता है कि शराब के नशे में ये किस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन वो जो क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल वहाँ पर बैठा हुआ था उसका जो ध्यान था वो शराबी के ऊपर पूरी तरीके से था। वो शराबी आगे कहता है कि शकीरा नाम की जिस महिला को पूरा पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है, इस नाम की जो महिला है वो तो जिंदा ही नहीं है, वो तो कब की मर चुकी है। अब जैसे ही ये शख्स इस तरीके की बातें करता है तो उसके बाद में जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है वो तुरंत इस शख्स को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके जाती है और इससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है ये मुरली का नौकर है और शकीरा नाम की जो महिला है वो तो मर चुकी है, वो तो ज़िंदा ही नहीं है। दरअसल शकीरा को मुरली ने ताबूत में बंद कर जिंदा ही अपने घर के अंदर दफना दिया है। अब जब ये बातें ये नौकर पुलिस को बताता है कि शकीरा नाम की महिला को स्वामी ने, जो मुरली स्वामी था, उसने घर के ही अंदर ताबूत में बंद कर दफना दिया है, लिहाजा पुलिस जो थी वो इस नौकर से पूछताछ के आधार पर स्वामी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करती है। तब जाकर जो स्वामी होता है ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में ये जो पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है, उस कहानी के हिसाब से ये जो स्वामी था इसने शकीरा से शादी उसकी दौलत और उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी।
और उसको वो दौलत और उसको वो प्रॉपर्टी मिलने ही वाली थी। लेकिन इसी बीच में शकीरा जो थी एक अलग ही बात सुनाती है। शकीरा स्वामी से कहती है कि दरअसल मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी है क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी चारों बेटियों में इक्वली बांट दूँ। जब इस तरीके की ये बातें स्वामी से कहती है, स्वामी का माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसने शकीरा से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। अब वही जो शकीरा थी वही कह रही थी कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी अपने बेटियों में बांट दूंगी। लिहाजा जो स्वामी था यहीं से शकीरा की मर्डर की प्लानिंग करता है। दरअसल प्लान के मुताबिक 28 अप्रैल 1991 ये वो दिन था कि जब स्वामी ने अपने घर के जितने भी नौकर होते हैं उन सारे ही नौकरों की छुट्टी कर दी थी। और इसी दौरान ये जो स्वामी था ये चाय बनाता है और चाय में ही ये कुछ नशीली दवाई मिला देता है। जैसे ही वो नशीली चाय शकीरा पीती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है और उसी के बाद में बेहोशी की हालत में शकीरा को स्वामी गद्दे के अंदर लपेटता है। गद्दे के अंदर लपेटने के बाद में उसको ताबूत के अंदर बंद करता है, जिंदा को, जो अभी बस नशे में ही है। ताबूत के अंदर बंद करने के बाद में अपने ही उस जो हॉल था, जो लॉबी थी बड़ी सी, उस हॉल के ही बीचों बीच एक गड्ढा करता है। गड्ढा करने के बाद में उस ताबूत को उस गड्ढे के अंदर दफना देता है। ऊपर से मिट्टी इकसार करता है, उसके ऊपर शानदार टाइल्स लगवा देता है और 3 साल तक वो उसी लॉन के अंदर, उसी लॉबी के अंदर जो हॉल था उसी के अंदर वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करता रहा। 3 साल तक शकीरा उसी हॉल के अंदर नीचे दफन रही और जो स्वामी था ये अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर कर और उसी डेड बॉडी के ऊपर 3 साल तक नाचता रहा। अब जैसे ही ये कहानी स्वामी पुलिस को सुनाता है तो जो पुलिस थी स्वामी को लेती है और तुरंत वो जो उसका हॉल था उस हॉल में पहुंचती है और जो जगह स्वामी बताता है उस जगह को पुलिस खोदती है। खोदने के बाद में बाकायदा पुलिस को एक ताबूत बरामद होता है। जब ये ताबूत बरामद होता है तो पुलिस उस ताबूत को खोलती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ताबूत खोलती है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। उस ताबूत के अंदर महज कुछ हड्डियां बची थीं और कुछ भी नहीं था। उसमें कुछ आभूषण थे, कुछ चैन्स थी, कुछ अंगूठी थी, कुछ गले के हार थे, जिसके आधार पर ही ये पहचान हुई कि ये शकीरा है। लेकिन ताबूत को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि उस ताबूत के ऊपर नाखूनों के खरोंचे जाने के निशान हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि शकीरा को जब होश आया था तो उसने अपने आप को बाहर निकालने के लिए इस ताबूत को नाखून से कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें असफल रही और अंततः तड़पते तड़पते उसकी मौत हो गई। बहरहाल दोस्तों इसमें मामला जो था, पुलिस ने इस स्वामी को गिरफ्तार किया था, मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जब ये पहुंचता है मामला तो इसमें सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और अब वो कर्नाटक के जो बेलगाम जेल है उस जेल के अंदर बंद है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो कि एक बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी और उसका जो हस्बैंड था ये भी काफ़ी काबिल, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, 4 बेटियाँ हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनैतिक संबंधों में बनती है। जब अनैतिक संबंधों में बनती है तो आमतौर पर जैसी कहानियां मैं आप लोगों को डेली सुनाता हूं तो इस राजघराने की महिला के साथ में वही सब कुछ होता है जो अमूमन नॉर्मल इंसानों के साथ में अवैध संबंधों की वजह से हो रहा है। तो बात साफ है कि अवैध संबंध ना नॉर्मल इंसानों के लिए ठीक है, ना राजघरानों के लोगों के लिए ठीक है। अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को धीरे धीरे खाती है और जब तक इंसान को ये पता चलता है कि उसके साथ में क्या कुछ होने वाला है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, उसका जो पूरा परिवार होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा से आप लोगों से कहता हूँ कि इंसान को अवैध संबंधों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अगर कोई पड़ भी जाता है तो धोखे से तो समय रहते उससे बिना क्राइम करे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि क्राइम किसी भी समस्या का हल नहीं होता। क्राइम करने के बाद में समस्याएं और बढ़ती हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि बीच का रास्ता निकाला जाए, ना क्राइम करा जाए, ना अवैध रास्तों पर चला जाए। आप लोग मेरी बात से सहमत करते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो कमेंट्स आए थे इसमें राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, महाबलेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं राजकिशोर चौरसिया जी, आपका शुक्रिया। गेश आहूजा हैं लिखते हैं सर आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो गेश आहूजा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सोनू चौरसिया हैं लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ सुपर है, तो सोनू चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हैं लिखते हैं भाई काम की वजह से कमेंट्स में कुछ लिख नहीं पाता इसलिए इमोजी कमेंट्स कर देता हूँ। स्टेटस फॉर यू मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीवरिस्टर लिखते हैं बहुत बढ़िया नरेशन, तो दीवरिस्टर जी हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई कहानी अच्छी है, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम।
उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है SS प्रेमू करके है, लिखते हैं मलिक साहब ऐसे ही कहानी सुनाओ, खूब अच्छे से सुनाओ, अंत में जैसा होता है वैसा ही करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई आपका। उसके बाद में शांति मलसीना है, लिखते हैं थैंक यू सर जो आपने मेरा कमेंट्स पढ़ लिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। उसके बाद में दिबाग खैरा करके हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है सर। तो दिबाग खैरा जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं सुरेंद्र शर्मा जो हैं वो श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। दिनेश जी लिखते हैं गुड स्टोरी, दिनेश जी शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो मोहम्मद जोरेज जी आपका शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सतानी मिसन करके है, जब भी भाई एक कहानी सुनाते हैं हम मैं हर वक्त सुनती हूँ, थैंक यू सर जी। इनका नाम है शांता तिमाल सिन्हा, तो शांता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आपकी एक बात से 100% सही है कि मजाक बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने इस बात को ऑब्ज़र्व किया। अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। लिखते हैं भाई सऊदी अरबिया से सुन रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ और आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, अच्छी होती हैं। तो अदनान अब्दुल रज़ाक जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शिवम ठाकुर हैं, लिखते हैं राधे राधे, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया राधे राधे जी। और उसके बाद में इनके कमेंट्स पर कुछ रिप्लाई है। मोहम्मद जोरेज जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, उसमें फिर से मिसिम लिखते हैं राधे राधे। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स मिसिम का है वो उनको वालेकुम सलाम कहते हैं, तो हमारे भाइयों ने कुछ कमेंट्स में बात की थी। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे हैं, लिखते हैं मलिक साहब मैं रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, लाइक भी करता हूँ और बैल में कमेंट्स भी कभी करता हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट्स क्रेजी बॉय हैं, लव लिखते हैं लव फ्रॉम गुजरात, शावेज़ भाई 1 कमेंट करता हूँ, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, आपका वीडियो भोजपुरी से सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शाकिब फरहान हैं, लिखते हैं नाइस, तो शाकिब फरहान जी आपका शुक्रिया। खान हैं, लिखते हैं मलिक भाई मैं दुआ करता हूँ कि 100 के सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, आमीन बोल देना। तो खान जी आमीन, आपकी दुआ है तो बहुत जल्द हो जाएंगे। उसके बाद में दिलबाग खैरा हैं, लिखते हैं नाइस, दिलबाग खैरा जी आपका शुक्रिया। विपिन कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, विकी कालिया HP से सुनते हैं कहानी, बहुत शुक्रिया। नक्षत्र सिंह लिखते हैं मलिक भाई साहब नमस्कार, नक्षत्र सिंह जी आपका शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू अपना कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी दोनों पति पत्नी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास गुलिस्तानाज दोनों पति पत्नी बागपत UP से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। जतिन कुमार हैं, लिखते हैं ग्रेट जॉब सर, जतिन मल्होत्रा सिरसा वाले से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। शिवम ठाकुर हैं, लिखते हैं हर रिश्ते का एक दायरा होता है, इंसान को उस दायरे को पार नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही शिवम ठाकुर जी आपने, आपका बहुत शुक्रिया। खान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हैं। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं शाविज़ भाई मैं चाहता हूं कि कभी कभी जितनी टेक्नोलॉजी की एडवांस हो रही है इंसान उतना ख़राब होता जा रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। नसीर अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कमेंट्स किया। कॉमेडी क्लब हैं, लिखते हैं मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, आपका शुक्रिया। आरिफ खान है, लिखते हैं आरिफ खान में बात राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। खान है, लिखते हैं हाय मैं खालिद, तो खालिद जी आपका बहुत शुक्रिया। गोंडनवाल हैं, लिखते हैं दर्दनाक घटना, तो गोंडनवाल जी आपका शुक्रिया। रामधीरज मौर्य हैं, सर जी नमस्कार, मुंबई मलाड की कहानी सुनाई नहीं आपने, मैं वहीं पर काम करता हूं, जी बहुत शुक्रिया आपका। स्टेटस फॉर यू फिर से कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। मोइन हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी भैया बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं राम राम भैया राम राम। आगे लिखते हैं भैया कल हमारे लड़के का बर्थडे था, हमने आपको कमेंट्स करने के लिए बोला था, प्लीज़ भैया। तो धीरज चौधरी जी आपके जो बेटे हैं आपने उनका नाम नहीं लिखा, मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से, तमाम व्यूवर्स की तरफ से धीरज चौधरी जी के बेटे को उनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में नसीम अहमद हैं, लिखते हैं यूट्यूब पे मैं पहली बार कमेंट्स कर रहा हूँ, गिरधी में तीसरी नहीं है, इसी थाना है, वहीं पर मेरा भी थाना है, अभी मैं सऊदीया में रहता हूँ, तो भाई बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये साधना सिंह का है, लिखते हैं आपकी बात करेक्ट है, ये भाभी देवर जीजा साली के रिश्ते डर्टी होते चले जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में खालिद जी लिखते हैं ज़्यादा मजाक जी के जंजाल है, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी हैं, मलिक भाई आपने सही कहा, तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिलशाद चौधरी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। नूर अंसारी अपना कमेंट्स करते हैं, झारखंड से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं गलत जो करेगा वो उसके साथ गलत ही होगा, नारायण कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में करण गुणनाथ हैं और डोंट गो इन सो मच मसाला डिटेल इन इंट्रोडक्शन बिकम्स बोरिंग, तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बताया, मैं कोशिश करूँगा। गंगा हैं, लिखते हैं मजाक एक लिमिट्स की होनी चाहिए, मजाक भद्दे और वो मजाक अश्लीलता होती है, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुलत्यागी हैं, लिखते हैं कल आपने हमारा नाम नहीं लिया, रेनू सुलत्यागी शाना बुलंदशहर से, तो कल मैंने सबके नाम लिए थे लेकिन कमेंट्स नहीं पढ़े थे, इसलिए मैंने आज सोचा कि आपके कमेंट्स पढ़ लूँ,
क्योंकि जो लोग कहानी सुनते हैं तो कहानी पहले हो जाती है, कमेंट्स बाद में होते हैं। तो अगर आप कहानी सुन के भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। किंग कोहली हैं लिखते हैं नाजायज़ संबंध है वो हंसी मजाक से शुरू होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। खालिद जी लिखते हैं दर्स कमेंट कर सकता हूं तो खालिद जी आप करिए, मैं पढ़ने को तैयार हूं। अदनान अब्दुल रज़ाक कमेंट करते हैं भाई आज की कहानी का क्या बोलूं, ये सब हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद से सुनते हैं कहानी खालिद जी, बहुत शुक्रिया। नूरुद्दीन हक हैं लिखते हैं साली पता नहीं क्या लिखना चाहते हैं। और उसके बाद में हसीबुल अंसारी लिखते हैं आपकी कहानी भाई मैं कमेंट्स से अकेले भर देंगे कमेंट्स बॉक्स, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं मुझे इस बात का दुख लगता है कि आप जितना अच्छी कहानी सुनाते हैं, जितना मेहनत करते हैं, वैसे ही आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं। आप कभी सब्सक्राइब करने को बोलते नहीं हैं, यही कारण है। ये बात मुझे बहुत पहले से ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में आपके बाद से हम सब्सक्राइब कर दिए हैं प्रदीप यादव जी। तो प्रदीप यादव जी आपका बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो माजिद अंसारी जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया। खालिद जी कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया। आरिफ खान कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रेहान अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं भैया बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी स्टोरी करने के लिए बोलते हैं। साबिर अली जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शाज़ेब भाई हम आपको बहुत उम्मीद से कमेंट्स किए हैं, आप व्हाट्सअप नंबर मांगे मगर आपने नहीं दिए। तो साबिर अली जी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है। जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं, चाहे कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दें, मैं उनके कॉल का उनके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप लोग मुझसे लाइव कॉल पे बात करना चाहते हैं तो एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और फॉलो करने के बाद में मुझे मैसेज कर दें। फॉलो करके अगर आप मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी कॉल पिक करूँगा। खान जी उस पर अगला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। तो भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्राइम की स्टोरीज़ जो हैं वो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।